हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के साइंस के आईएमपी का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट में बना चुका हूं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, पहले उनको देख लीजिए। उसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज अपन इस वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन और देखेंगे, ताकि अपन 50 क्वेश्चन या 51 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे के 2 वीडियो में मैं आपकी पूरी साइंस के सभी क्वेश्चन आईएमपी खत्म करवा दूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड जो कोर्स हट चुका है उसको हटाकर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको पूरा बता रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स भी बोलकर बताऊंगा, वो बाकी आपको लिखने हैं अपने अनुसार। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए इनको जरूर देखें। ओके, लगभग हम 70-80 क्वेश्चन टोटल ओवरऑल लेंगे और उनमें से आपका पूरा पेपर बैठ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी मैं यहाँ पर साथ साथ कवर करा देता हूँ, इसलिए इनको जरूर देखें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 31, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। ओके, तो हमारा जो चैप्टर हमारे पास जो है 5वां, उसमें न्यूलैंड्स हैं, डोबेराइनर है, मेंडलीफ है और आधुनिक आवर्त सारणी है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, आपको पता ही होगा। कैल्शियम तक ही ये ज्ञात कर पाया था और सभी तत्वों को एक साथ नहीं ले पाया था। और उत्कृष्ट कैसे, और वो भी नहीं ली पाई थी। आप आराम से बुक में देख लीजिएगा। ओके, 3-4 सीमाएं हैं इसकी। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी तो उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया था, लास्ट वाले समूह में रखा गया। अगर आपको पता हो तो लास्ट वाले में अगर आपने देखा हो तो हीलियम है, नियोन है, ये उदाहरण है उत्कृष्ट गैसों की। ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं यहाँ से। तो इनको अलग समूह में इसलिए रखा गया कि ये पूरे वातावरण में सबसे कम मात्रा में प्राप्त होती है और ये बहुत ही अक्रिय गैसें होती है, क्रिया नहीं करती किसी के साथ, इसलिए इनको अलग से अलग कॉलम में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, और भी कुछ कारण है जो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिसको आपको देखना है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है द्रव्यमान संख्या पर रिलेट करती है और मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, ये परमाणु संख्या पर है और ये द्रव्यमान संख्या पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को माना गया, जैसे हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 2 होती है, लिथियम की 3 होती है, इस तरीके से लिया गया। जबकि मेंडलीव ने क्या किया था, द्रव्यमान संख्या को रखकर उसके अनुसार रो और कॉलम बनाई थी। इसमें रो और कॉलम थोड़े ज़्यादा है, इसमें 7 आवर्त और 18 स्तंभ हैं, इसमें थोड़े कम थे। ओके, और ये काफ़ी सुटेबल तरीके से हमको प्राप्त हुई है और इसमें नहीं प्राप्त हुई है। इस मेंडलीव ने जब बनाई थी तब 53 ही शायद तत्व ज्ञात थे और आधुनिक आवर्त सारणी में आपने सब तत्व जो हैं वो ले लिए हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी तुलनाएं मैंने बता दी और आपको आराम से देखना है। नेक्स्ट, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है। तो सबसे पहले डोबेराइनर ने ही पीरियोडिक टेबल के लिए एक आइडिया दिया था। इसने केवल 3 ही त्रिक बनाए थे। 3 त्रिक में इसने इस तरीके से कुछ 3, मतलब इसके पास टोटल 9 तत्व मिले थे। 9 तत्व में इसने इस तरीके से बनाया था कि आगे और पीछे के दोनों को अगर योग करके किया जाए तो जो बीच वाला है वो उसका औसत प्राप्त होता था। तो ये डोबेराइनर का त्रिक नियम है। ओके, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पर केवल 9 ही तत्व प्राप्त थे और साथ साथ और आगे के ज्ञात नहीं कर पाया गया। ओके, नेक्स्ट, संयोजकता की परिभाषा क्या है। आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। किसी भी परमाणु के किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन देने या लेने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं और आपको अच्छे से डेफिनेशन लिख लेनी। नेक्स्ट, मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण में अपनाई गई प्रक्रिया को एक संप्रेषित रूपरेखा दीजिए। ओके, मेंडलीव ने क्या क्या अपनाया था, तो मैंने ऊपर बता दिया मेंडलीव ने क्या क्या अपनाया था इसमें। तो मेंडलीव ने जैसे द्रव्यमान संख्या को बताया था, उसने अलग अलग फार्मूलेज दिए थे। तो मेंडलीव का जो सारणी बना है उसका पूरा डिटेल बनाना, उसने उनको आवर्त मतलब आड़ी रेखाएं और खड़े को स्तंभों में बांटकर उसने एक सुटेबल तरीके से एक सारणी दी थी। ओके, तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त रूपरेखा आपको देनी है। नेक्स्ट, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों हुआ पर्याप्त। विसरण जो है पेड़ पौधों में होता है, हमारे जैसे बहुकोशिकीयों में क्यों इसकी आवश्यकता है, क्योंकि विसरण जो है हमारे शरीर के अलग अलग को अलग अलग टाइप में ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो इसलिए विसरण हमारे लिए अपर्याप्त है। ओके, चलिए, थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है हमारे शरीर में बहुकोशिकीय में। एक कोशिकीय जीवों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, स्वयंपोषी और विषमपोषी में स्वयंपोषी जो खुद का पोषण करे, विषमपोषी जो दूसरों पर डिपेंड रहे और उनके पोषण में आपको अंतर बताना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों को कहाँ से प्राप्त होती है। 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री जैसे जो प्राप्त होती है, जैसे CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो वातावरण से प्राप्त करता है, जल चाहिए जो वो जमीन से जड़ों के द्वारा प्राप्त करता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश भी वो सूर्य से प्राप्त करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण में, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और यहाँ से फिर उसका C6H12O6 ये एक
प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, इधर 12 आ जाएंगे, इधर 6 आ जाएंगे और 6H2O निकालेगा। इधर क्लोरोफिल निकलना है और इधर सूर्य का प्रकाश लिखना है। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का पूरा समीकरण है। C6H12O6 जो है ये हमारा जो समीकरण है ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6। ओके, और बाकी आपका इस प्रकार से समीकरण बन जाता है। नेक्स्ट, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो आपको पता है हमारा आमाशय जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्रबल अम्ल प्रोड्यूस करता है हमारे पेट के अंदर, उदर के अंदर, आपने पढ़ा होगा हमारा आमाशय द्वारा। तो HCl अम्ल जो है क्या करता है, तो वो हमारे जो खाना जो जाता है उसको पचाने में सहायक होता है। अगर ये अम्ल नहीं होता तो खाना पच ही नहीं पाता। और अगर जैसे कभी कभी हम जो अपच खाना खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो ये अम्ल ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो फिर हमको एसिडिटी हो जाती है। ओके, फिर अपन इनो और ये लेते हैं। इनो क्या होता है? एक क्षारक प्रकृति का माध्यम है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारा आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अम्ल खाना पचाने में सहायक होता है। बाकी आप आराम से उत्तर किताब में ढूंढिए। ओके, नेक्स्ट, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम में हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं। तो पाचक एंजाइम क्या करते हैं? हम खाना नॉर्मल सा बेस खाते हैं तो उसका अंदर कार्बोहाइड्रेट को वसा में और प्रोटीन में किस तरीके से तोड़ना, इस तरीके का कार्य क्या करता है? पाचक एंजाइम्स करते हैं। ओके, तो जो हमारे खाने का जो हार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट और सब चीज़ें होती हैं, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम है पाचक एंजाइम्स का। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 में पूछा भी गया। देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 42 क्वेश्चन में आ चुके अपन। ओके, आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की ये भूमिका है कि भोजन जब हम खाते हैं तो उसमें लार जो है उसके अंदर मिलकर उसको चिपचिपा बना देती है ताकि वो आहार नाल में अच्छे से फिसल सके। और भोजन के जो लार में जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने को पचने में सहायक करते हैं। ओके, और खाने को जो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन और वसा में तोड़ने में काम देते हैं। इसलिए भोजन के पाचन में लार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। ओके, चलिए आगे वाले पेज पर बढ़ते हैं। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 43। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज करने वाले अपन। इसमें मैं आपका 8 अध्याय तक खत्म कर दूंगा, 5, 6, 7 अध्याय। ओके, अगले वाले में 8 से अपन शुरू करेंगे। नेक्स्ट, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ऑक्सी और अनऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए वायवीय श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाए अवायवीय श्वसन। ये भी एक IMP क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। हम जैसे लोग जो हैं, हम जैसे मानव जीव प्रजाति हैं या बहुकोशिकीय जीव वायवीय श्वसन करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं। ओके, तो इसके उदाहरण भी आपको लिख लेने। नेक्स्ट, एक और IMP क्वेश्चन, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। आपको पता है हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है वो दो प्रकार की नसों द्वारा बहता है। एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। शिरा से याद रखने का तरीका है कि अशुद्ध रक्त बहाती है कौन? शिरा। और ये शुद्ध वाला मतलब ऑक्सीजन वाला, और ये बिना ऑक्सीजन वाला। ठीक है, और हमारी जो बोतल ये नीले कलर की होती है, रेड कलर की होती है। इसका पूरा अंतर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आपको अगर पूरा आंसर चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा सभी क्वेश्चंस के बाद। पूरा थोड़ा सा बड़ा जरूर रहेगा, लेकिन उसमें मैं इनके सभी के आंसर्स आपके सामने एज इट इज बता दूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, मैं लिखवा भी रहा हूँ हमारे ऑफलाइन क्लासेस में, तो इसलिए मैं केवल अभी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, तो आहार नाल का प्रश्न यूं भी आ सकता है, मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, और पाचन तंत्र का। तो इस बार रिवीजन टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भी नामांकित चित्र आपको आना चाहिए। पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये 2019 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये बड़ा, अब देखिए ये लास्ट वाला चैप्टर, इसमें जो हम आ चुके हैं 7वें वाले चैप्टर में, समझने की कोशिश कीजिएगा। 7वें वाले चैप्टर में मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारी चीजें हट चुकी है। सबसे मेन एक तंत्रिका कोशिका थी। इसमें तंत्रिका कोशिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी अगर अपन 2021 की बात करें तो इसमें ये हट चुका है। बाकी अगर आप 2022 के लिए देखते हैं या फिर उसके बाद वाले में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका से रिलेट करके ही पूरा इस चैप्टर का खास क्वेश्चन वही बनता है। लेकिन अगर वो हट चुका है तो फिर कहाँ से पूछेगा? तो मस्तिष्क, उसके लिए बात सेकेंड टाइप आता है। तो मस्तिष्क से रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके सामने। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क। ओके, पश्च मस्तिष्क में हमारा मस्तिष्क के 3-4 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उसमें अनुमस्तिष्क जो होता है वो हमारे पास ये कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट, पादप हार्मोन क्या है?
जैसे हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं, मानव के शरीर में हार्मोन होते हैं, उसी तरह पादप मतलब पौधों के में भी हार्मोन होते हैं जो उनके अलग अलग क्रियाओं में काम देते हैं। ठीक है, जैसे हम छुई मुई के पौधे को हाथ लगाते हैं तो वो एकदम उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, होता ही नहीं होता है, तो वो सब हार्मोन जो है पादप हार्मोन होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक की उपयुक्त सलाह क्यों दी जाती है? तो ऑब्वियस बात है, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा रोग हो सकता है, थायराइड की कमी होती है, तो उसको अगर खाने से इसकी कमी पूरी होती है, इसलिए हमको आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या है, इनके कार्य लिखिए। मस्तिष्क के वैसे भाग तो बहुत है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें से आपको ये बोल देगा कि भैया 4 भाग बताइए, वो उसके 4 भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, और ये नाम देकर और आपको बोल देगा इनका कार्य बताइए, तो आपको उसको पूरा पढ़ना है। ओके, मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या है, इनके कार्य लिखिए। ठीक है, 51 क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। पूछ सकता है ये, क्योंकि इस बार बाकी सब चीज़ें हट चुकी है। वैसे तंत्र का आता था, लेकिन अभी नहीं है, तो इसलिए मानव मस्तिष्क का आप एक बार जरूर बना लीजिएगा, बड़ा आसान सा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, इसके बाद वाले वीडियो में मैं लगभग 3-4 अध्याय का कंप्लीट करा दूंगा, 3 अध्याय का, और अगले वाले में मैं पूरा खत्म करवा दूंगा आपका पूरा साइंस का। तो लगभग अपन 5 वीडियो में मैंने पूरा साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस में खत्म करा रहा हूँ। ओके, इससे पहले के 2 वीडियो भी जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।